हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू किया था, जिसमें मेजरली हमने जो डिस्कस किया था वो 4 स्टेप्स किए थे। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के, कोई भी हमारे सामने अगर प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमने 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला था एनालाइज प्रॉब्लम। सेकंड था एल्गोरिदम लिखना उस प्रॉब्लम का, कि कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। देन उसके बाद था कोडिंग एंड लास्ट स्टेप था हमारा डिबगिंग। 4 स्टेप थे, ठीक है। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और साथ में हमने एल्गोरिदम है, जो एल्गोरिदम के 2 टाइप्स थे, सूडो कोड एंड देन उसके बाद था हमारा फ्लो चार्ट। तो वो दोनों हमने डिस्कस कर लिए थे काफ़ी डिटेल में, हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। तो अभी हम देखते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है? डीकम्पोजिशन क्या है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मान लो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ गई। अब जैसे कि आप लोग रेलवे के पास गए, रेलवे एक पूरा मैनेजमेंट है, रेलवे का एक पूरा सिस्टम है, रेलवे मैनेजमेंट है, जो एक पूरा बड़ा नेटवर्क है इंडिया में, ठीक है। अभी रेलवे के सामने समस्या आई है कि उसे टिकट्स भी बुक करनी है, जो कस्टमर्स हैं उनकी टिकट्स भी बुक करनी है, उन्हें उन्हें रेलवे की जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी मैनेज करना है, ठीक है। जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही है, जो रेल में ट्रैवल कर रहे हैं पैसेंजर्स, उनको उनका फूड भी देखना है, हाँ भाई खाना भी देखना है, फूड में भी वेजिटेरियन भी, नॉन वेज भी। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या एक ही आदमी इन सभी चीज़ों को सोल्व कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो वही चीज़ को कि भाई हमने क्या किया कि रेलवे मैनेजमेंट है जो, उसमें उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, एक तो हमने टिकट का अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, जो भाई ये सिर्फ रिजर्वेशन को देखेगा। एक हमने अलग से डिपार्टमेंट बना दिया कि ये डिपार्टमेंट जो वो फूड को देखेगा। एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जो एडमिन डिपार्टमेंट है, वो एम्प्लॉयज़ को देखेगा। इसमें भी फर्दर ब्रांचेस बना दी कि ये आपका अकाउंट ब्रांच है, ये पर्टिकुलर अकाउंट ब्रांच को देखेंगे, ये आपका जो एक है ये आपका लीव्स को देखेगा। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स सभी बना दिए, ठीक है। तो इस पूरे को मिला करके हमारा क्या मिल रहा है? रेलवे का एक मैनेजमेंट। तो यही होता है हमारा जो डिकम्पोजिशन है। जो बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारी, एक बड़ी प्रॉब्लम को, जो एक पूरी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना हमारा क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन। क्योंकि इन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या होता है? मैनेज करना ईजी होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अभी हो सकता है कि भाई कोई आदमी है जो वो टिकट्स की बुकिंग करने में बहुत अच्छा हो, एक्सपर्ट हो, पब्लिक डीलिंग में अच्छा हो, तो उसे हमने क्या किया? टिकट्स का काम दे दिया, ठीक है। एक बंदा है जिसको खाना बहुत अच्छे से देखना आता है, मैनेज करना आता है, वो देख भी लेता है कि खाने में क्या कमी है, खाने में क्या कमी नहीं है, तो उसको हमने फूड वाला डिपार्टमेंट दे दिया। एक बंदे को वैसे नॉलेज बहुत है कि भाई उसने रूल्स वगैरह सारे पढ़े, तो उसे हमने क्या दे दिया? एडमिन डिपार्टमेंट दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सपर्टाइज है, हम उन्हें भी डिवाइड कर सकते हैं काम, कि हाँ भाई इस बंदे की पर्टिकुलर इस फील्ड में एक्सपर्टाइज है, तो हम इस बंदे को पर्टिकुलर ये काम दे सकते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ प्रॉब्लम दैट इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर अ डायरेक्ट सॉल्यूशन एंड डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स। तो एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, जिन्हें कि मैनेज कर सकते हैं हम, उसे हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन। द अल्टीमेट गोल इज टू सोल्व दीज प्रॉब्लम्स एंड देन लॉजिकली कंबाइन द रिजल्ट्स टू गेट द सॉल्यूशन फॉर द ओवरऑल मेन प्रॉब्लम। जो एक बड़ी प्रॉब्लम है उसका ओवरऑल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फिर डिकम्पोजिशन का। इसके फायदे क्या क्या हैं? सिंप्लिसिटी है। एक बड़ी प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे जब सब पार्ट्स में डिवाइड करके किसी भी चीज़ को सोल्व करोगे, तो उसमें क्या होता है? सिंप्लिसिटी आ जाती है चीज़ों में, उनको सोल्व करना ईजी हो जाता है। एक बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जैसे हम उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फिर उन्हें सोल्व करना इजी हो जाता है। फोकस हो सकता है कि हाँ भाई, अब मैंने बताया आपको कि आपने टिकट्स एक पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज को दे दी, तो जो अलग अलग फील्ड की एक्सपर्टाइज हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालेंगे, उन्हें उनका अच्छे से आउटपुट देंगे।
तो जो फोकस है वो पर्टिकुलर एरिया पे अच्छे से हो सकता है। ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम अलाउज ईच सब प्रॉब्लम टू बी एग्जामाइन इन डिटेल। तो जो भी अलग अलग प्रॉब्लम्स है उन्हें हर एक प्रॉब्लम को डिटेल्स में एग्जामाइन कर सकते हैं। टीम वर्क को बढ़ावा देता है। क्यों बढ़ावा देता है? अभी मान लो आपने एक ये टिकट वाला डिपार्टमेंट है, एक एम्प्लॉय वाला डिपार्टमेंट, एक फूड वाला डिपार्टमेंट है, इन सभी को मिला के टीम ही तो बन गई। तो जो अलग अलग संभाल रहे हैं चीज़ों को, फिर उन्हें इकट्ठा कर देना, तो वो क्या होता है हमारा टीम वर्क। इट अलाउज डिफरेंट इंडिविजुअल्स और टीम टू वर्क ऑन द सब प्रॉब्लम। जो अलग अलग लोग हैं या फिर एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो क्या करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज एडवांटेज because specific sub problems can be assigned to teams who are experts in solving those particular challenges। जो कि पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज हो जिनकी, उन्हें सोल्व करके हम उनसे सोल्व करवा करके हम फिर उन्हें क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा देन उसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और जो पूरी की पूरी, जब ये पूरा का पूरा बन गया है हमारा एक नेटवर्क सिस्टम, देन इसे हम पूरे के पूरे को टेस्ट करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। देन जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे हम क्या करेंगे, डीबग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो अभी मैंने इसमें देखो ऐड भी किया आप लोगों के लिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि एक बर्थडे पार्टी प्लान करनी है। ठीक है, तो इसमें हमने बर्थडे पार्टी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो क्या करा कि गेस्ट और जो गेस्ट की लिस्ट और इनविटेशंस है वो एक सब टास्क बना दिया। देन जो वेन्यू और डेकोर है वो दूसरा टास्क बना दिया, और फूड और ड्रिंक्स है वो तीसरा टास्क, और एक और टास्क बना दिया एक्टिविटीज़ एंड एंटरटेनमेंट। तो ये हमने ए नाम के बंदे को दे दिया, ये हमने बी नाम के बंदे को दे दिया, ये सी नाम के बंदे को, ये डी नाम के बंदे को। अब हमें दिखा कि हाँ भाई सी नाम के बंदे को खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फूड में उसे पता भी है कि हाँ भाई कौन सी वैरायटी अच्छी है, कौन सी लोगों को ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो हमने क्या किया कि सी को फूड वाला डिपार्टमेंट दे दिया। अब जो बी वाला बंदा है उसका जो इंटरेस्ट है उसमें है कि भाई वो डेकोर देख सकता है, वेन्यू देख सकता है, उसे इस चीज़ की नॉलेज है, तो उससे हमने बी वाला दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमने क्या किया कि उन सभी प्रॉब्लम्स को हमने फिर क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। फिर वो सब टास्क बन गए, देन उन सब टास्क को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो फिर हमारा क्या होगा, एक सक्सेसफुल पार्टी ऑर्गेनाइज होगी। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल मैंने अभी रेलवे का आप लोगों को दिया ही है कि जैसे एक ट्रेन की इन्फॉर्मेशन है, ये अलग डिपार्टमेंट बन गया है। वहाँ पे ट्रेन का आप शेड्यूल्स जान सकते हो, टाइमिंग्स जान सकते हो, स्टेशंस, क्लासेस एंड बर्थ्स। एक है रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन। एक तो कि भाई हाँ रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन आप लोग भी टिकट करते होगे कि रिजर्वेशन का अलग डिपार्टमेंट रहता है। आप वैसे टिकट लेने चाहोगे वो एक अलग डिपार्टमेंट रहता है। जहाँ पे आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन लेने, आप लोगों ने स्टेशन पे भी आप जाते होगे, आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग विंडो बनी है। यहाँ से आप ट्रेन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, इस विंडो से आप रिजर्वेशन करवा सकते हो, इस विंडो से आप डेली जो पैसेंजर से ट्रैवल करते हैं लोकल ट्रेन की वो टिकट्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्या कर रखे हैं, डिपार्टमेंट बना रखे हैं। तो उससे क्या होता है कि ईजी हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन कि भाई क्या स्टेटस है हमारी बुकिंग का, कितने बर्थ अवेलेबल हैं, कितनी शीट्स अवेलेबल हैं, कितनी वेटिंग लिस्ट हैं, कैंसिलेशन और कैंसिल कर देंगे तो कितना हमारे पास रिफंड आएगा, कैंसिलेशन की क्या पॉलिसी है, बिलिंग सर्विसेज की, फूड सर्विसेज की, और बहुत सारी अदर डिटेल्स इसमें हमारी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा रेलवे का जो नेटवर्क सिस्टम है ये पूरा का पूरा मैनेज होता है। उस पूरे नेटवर्क सिस्टम को हमने क्या किया, इन अलग अलग सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। देन इन पूरी सभी चीज़ों को मिला करके हमारा इंटीग्रेट करके हमारा क्या बन गया, एक रेलवे का नेटवर्क बन गया, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। उसके बाद अभी हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ऐड किए हैं। ये क्वेश्चंस है जो वो NCERT के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से देखना है सारे क्वेश्चंस को। मैंने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाए हैं साथ के साथ, तो आप बहुत ध्यान से देखना। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए जब आप 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिखोगे उसमें भी, और मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, राइट सूडो कोड दैट रीड्स 2 नंबर्स एंड डिवाइड्स वन बाय अनदर डिस्प्लेइंग द क्वोशंट। क्या कह रहे हैं कि एक सूडो कोड लिखो। सूडो कोड हमने इससे पहले काफ़ी सारे लिखे हैं जो कि क्या करे कि 2 नंबर्स को रीड करे। ठीक है, देन उन्हें क्या करे, एक को दूसरे से डिवाइड कर दे और क्या करे, क्वोशंट डिस्प्ले करे। तो हम क्वोशंट कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, नंबर मान लो हमारे पास 2 नंबर्स हैं 5 एंड
15 एंड 5 लगा लेते हैं, ठीक है। 15 है एक नंबर, एक 5 है, तो हमें क्वोशंट अगर डिस्प्ले करवाना है तो इसी तरीके से लिखते हैं 15/5, देन इसका क्वोशंट हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो यही है बस, नंबर 1 को इनपुट करवाया, नंबर 2 को इनपुट करवाया, देन क्वोशंट हम कैसे कंप्यूट करते हैं, नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2, और प्रिंट क्या करवा देंगे क्वोशंट को। और हमें ये याद रखना है कि जो भी हमें ये कीवर्ड्स हैं इन्हें हम कैपिटल में लिखे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे तो स्मॉल में लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं होता है, लेकिन कोशिश करें कि हम कीवर्ड्स को कैपिटल में ही लिखें इन सूडो कोड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू फ्रेंड्स डिसाइड हु गेट्स द लास्ट स्लाइस ऑफ अ केक बाय फ्लिपिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। दो फ्रेंड्स हैं कि वो देखते हैं कि एक कॉइन को वो 5 बार फ्लिप करते हैं, ठीक है। उनमें से वो क्या डिसाइड करते हैं कि जो लास्ट स्लाइस है ना वो कौन लेगा, तो वो उस चीज़ को फ्लिप करके, एक स्लाइस है केक की, लास्ट स्लाइस है जो वो बची हुई है, लड़ाई हो जाती है ना कई बार हम लोगों की भी, भाई बहन की भी, हाँ भाई मुझे चाहिए स्लाइस, तो हम क्या करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम 2 बहन भाई हैं, तो एक सिक्के को उछाला हमने 5 बार, ठीक है। जिसके पास 3 आया, जिसके पास 3 बार आया, मीन्स कि जिस द फर्स्ट पर्सन हु विंस 3 फ्लिप्स विंस द केक, जिसने 3 फ्लिप्स विन कर लिए वो लास्ट स्लाइस को ले लेगा, और दूसरा क्या है वो देखता रहेगा बस। एन इनपुट ऑफ 1 मीन्स प्लेयर 1 विंस फ्लिप, अगर एक इनपुट है तो इसका मतलब प्लेयर 1 ने जीता है। 2 मीन्स प्लेयर 2 विंस आ फ्लिप, 2 का मतलब क्या है, जैसे कि एक सिक्का है उसमें एक तरफ 1 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 1 जब आएगा तो इसका मतलब क्या है कि 1 की तरफ वोट गई है, और 2 मतलब जो पहले वाला बंदा है उसकी तरफ अगर 2 आएगा तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे की तरफ वोट गई है, और जिसके पास 3 या 3 से ज़्यादा वोटिंग होगी उसी को केक की स्लाइस मिल जाएगी। तो डिज़ाइन एन एल्गोरिदम टू डिटरमाइन हु टेक्स द केक, तो एक ऐसी एल्गोरिदम डिज़ाइन करो वो बताएगी केक को कौन लेगा। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को शुरू करेंगे, बिगिन करेंगे। काउंट 1 को भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया, काउंट 2 को भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि शुरू में तो कुछ भी नहीं है ना, 0 0 ही है दोनों के पास। लूप कब तक चलेगा हमारा, कब तक सिक्का उछालोगे, 1 2 3 4 और 5, तो 5 बार सिक्का उछालोगे तो लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 2 5। इनपुट फ्लिप, अब फ्लिप को इनपुट करवाना है। इफ फ्लिप इज इक्वल्स टू 1 देन काउंट 1, जो काउंट 1 है इसकी वैल्यू को +1 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि काउंट के पास अभी 0 है, लेकिन जैसे ही 1 आया तो किसके पास वोटिंग चली गई है, जो पहले वाला बंदा है, फर्स्ट वाला बंदा है। हम टेबल बना लेते हैं एक, यहाँ पे फर्स्ट बंदा लिख लेते हैं, यहाँ पे सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही 1 आया, ठीक है, अभी तो 0 0 है दोनों के पास, जैसे ही 1 आया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, +1 होगी, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। एल्स इफ, अगर यहाँ पे 1 नहीं आएगा तो ऑब्वियस है, तो 1 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास चला जाएगा, तो 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड इफ, ठीक है, इफ काउंट इज इक्वल्स टू 3, अगर इनमें से किसी का भी काउंट 3 है, ठीक है, काउंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर लास्ट में काउंट, अभी देखो 5 बार आपने सिक्का उछाला, तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है, या तो 0 1 आए, या फिर 0 1 आए, 0 1 आए, 0 1 आए, 0 1 आए, ऐसे भी हो सकता है। या फिर क्या है, 0 1 देन 1 0 0 1 0 1 0 1, ऐसे कंडीशंस बनेंगी। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, किसी एक बंदे के पास 5 आ सकते हैं, या फिर 2 या 3 करके भी आ सकते, 4 5 करके भी आ सकते, लेकिन जिसके पास 3 से ज़्यादा वोटिंग होगी ना, 3 या 3 से ज़्यादा, वही जीत जाएगा। तो इफ़ काउंट 1 इज इक्वल्स टू 3 देन प्रिंट प्लेयर 1 गेट्स द केक, तो प्रिंट हम क्या कर देंगे कि पहले वाले प्लेयर ने केक को जीत लिया है, स्टॉप। अगर पहले वाले ने नहीं जीता तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो दूसरा ही केक को जीतेगा। देन प्रिंट हम क्या करेंगे, प्लेयर 2 गेट्स द केक, और फिर क्या कर देंगे हम इसे, अपने जो हमारे एल्गोरिदम में इसे क्या कर देंगे, हम स्टॉप कर देंगे। और यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, जो हमने 4 को स्टार्ट किया था, ये वाला 4, देन इसको हम इसी के पैरेलल में 4 को भी एंड कर देंगे, और यहाँ पे हम पूरी एल्गोरिदम जो हमने बिगिन करी थी यहाँ से, तो पूरी एल्गोरिदम हमारे यहाँ पे क्या हो गई है, एंड हो गई है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सूडो कोड टू प्रिंट ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 10 एंड 25। जो भी जितने भी 10 और 25 के बीच में जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं ना, उन सभी को प्रिंट करवाओ। तो उसका हमें क्या लिखना है, सूडो कोड लिखना है। तो 10 और 25 के बीच में आप लोगों को अब देखना होगा अब कैसे निकाल सकते हैं हम। सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि 10 और 25 के बीच में जितने भी नंबर 5 से डिवाइड होंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो इनिशियल नंबर है, सबसे पहले हम अपना इनिशियल नंबर है उसको सेट कर देते हैं। और लूप को कब तक चलाएंगे, जब तक कि हमारा नंबर है जो वो लेस देन और इक्वल्स टू 25 रहे। लेकिन जैसे ही वो 25 से बड़ा होगा वैसे ही हमारा लूप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और हमें क्या करना है, अपने नंबर को हर बार +1 करते रहना है, num1 + 1। जैसे ही मान लो हमारे पास शुरू में 10 आया, शुरू में हमारे पास नम क्या आया, हमारे पास 10 आया, ठीक है। देन हमने उसको क्या किया, लूप चलाया, +1 किया, तो वो क्या हो गया 11। 11 क्या 11 है जो वो आपका डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। जो भी हमारे जैसे 10 है, 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है तो हम इन्हें क्या करवाते चलेंगे, प्रिंट करवाते चलेंगे, ठीक है। तो सेट सबसे पहले हमने नम को क्या किया 10, और हमारा लूप कब तक चलेगा, लेस देन इज इक्वल टू 25। फिर उसके बाद हमें डू क्या करना है, इफ नंबर जो हमारा नम है ये वाला नम मोड 5, या तो देखो पाइथन में तो हम इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन हम मोड में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को करवाया था पीछे कि मोड में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप मोड में लिखोगे इसे, तो मोड में करने के बाद, मोड का मतलब क्या है, num 10 मोड 5 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि 10 को आपने 5 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर आया है वो आया है। देन इसके क्या कर, जब भी आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू। तो प्रिंट हम क्या करवा देंगे, नम, और नम को हर बार क्या करेंगे, एक नंबर से हम इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज कर दिया, अभी हमारे पास 10 था, तो 10 के बाद क्या हो गया 11 हम करेंगे। तो उसके बाद फिर दोबारा हम लूप में जाएंगे, ठीक है। क्या 11 लेस देन इज इक्वल टू 25 है, बिल्कुल है। 11 लेस देन इज इक्वल टू 25 है, बिल्कुल है। लेकिन क्या 11 मोड 5 इज इक्वल टू 0 है, इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। फॉल्स होगी तो दोबारा आप किसके पास जाओगे, नम के पास जाओगे। नम में क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास क्या है 11 + 1 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 होगा तो क्या 12 इज इक्वल टू 0 है, 12 मोड 5 इज इक्वल टू 0 है, नहीं, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। तो उसके बाद हमारा सीधा क्या आएगा, ऐसे +1 करोगे, देन हमारा क्या आएगा 15 हमारा क्या आएगा 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके बाद हम क्या कर देंगे, देन एंड कर देंगे वाइल लूप को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लूप दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है एक लूप का जो कि एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स तक एग्जीक्यूट करे। हम कह दें कि भाई हमें एक हेलो प्रिंट करवाना है, वो भी 5 बार। तो कैसे करवाएंगे, अपने लूप को 5 बार चला देंगे। सबसे पहले काउंट को हमने 1 सेट कर दिया, और काउंट को कब तक चलाया, जब तक कि वो लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है। वाइल लूप लगा करके चला दिया, और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे हेलो को। और काउंट हमने क्या किया, काउंट को हर बार 1 प्लस करते चले गए। काउंट के पास अभी 1 था, ठीक है, तो 1 के बाद वाइल में गया, क्या 1 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। तो कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू। तो प्रिंट हमारे पास क्या हो जाएगा, हेलो। देन उसके बाद हमने काउंट को क्या किया है, +1। काउंट की वैल्यू भी अपडेट हो रही है अब हर बार। अभी तो काउंट के पास 1 था, लेकिन 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो क्या 2 हमारा लेस देन इज इक्वल टू 5 है, तो कंडीशन क्या होगी हमारे पास, ट्रू। तो दोबारा से हेलो को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से काउंट को +1 किया, तो काउंट की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। क्या 3 लेस देन इज इक्वल टू 5 है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। प्रिंट करवा देंगे हेलो को,
ठीक है। उसके बाद काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल है, ट्रू है। तो फिर से दोबारा हेलो प्रिंट करवा दिया हमने, इसके अंदर प्रिंट हेलो को करवा रहे हैं ना बार बार। देन उसके बाद 5, क्या 5 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू। तो फिर से हेलो को प्रिंट करवा दिया। अब फिर से अब काउंट के पास गए, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। क्या 6 लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, नहीं, कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स होगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही हम किसके पास आ गए, एंड कर दिया हमने वाइल को, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज यू आर कलेक्टिंग मनी फॉर समथिंग, ठीक है, आप किसी भी चीज़ के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, आपको 200 रुपये चाहिए उसमें आप क्या करते हो कि अपने पेरेंट्स के पास जाते हो, अंकल्स के पास जाते हो, आंटी के पास जाते हो। तो आप उन्हें अलग अलग लोगों को कहते हो कि मुझे पैसे दो, मर्जी है उनकी, वो कितने भी दे, 10 रुपये दे, 20 रुपये दे, 50 रुपये दे, ठीक है। यू विल कलेक्ट टिल द टोटल बिकम्स 200, आपको जब तक कि कलेक्ट करना है, जब तक कि आपका टोटल है वो 200 पूरा इकट्ठा ना हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या लिखनी है, एल्गोरिदम लिखनी है। सबसे पहले तो आपके पास एक भी पैसा नहीं है, तो सम को 0 कर लोगे। आप अपने लूप को कब तक चलाओगे, अभी आपने सम को क्या करा है 0, तब तक चलाओगे जब तक कि आपका सम है वो 200 ना हो जाए। जितना जितना आपको मिलता रहेगा, मान लो आपके अंकल ने आपको 10 रुपये दिए, आपने उसको सम में क्या किया, सम में 10 जोड़ दिया। देन उसके बाद आपके पापा ने आपको 50 रुपये दिए, आपने क्या किया, सम में 10 प्लस 50 कर दिया, तो सम में क्या हो गया, आपके पास 60 हो गया। देन आपकी दादी ने 100 रुपये दे दिए सीधा, तो सम में क्या हो गया, 60 प्लस 100 तो 160 हो गया। आपके भाई ने आपको दे दिया अभी 40 रुपीज़, तो सम में क्या आ गया, 160 प्लस 40, तो आपके पास कितने हो गए, टोटल 200 हो गए। तो इसी तरीके से आपको चलना है। तो आपको कब तक लूप चलाना है, जब तक कि आपका सम है वो 200 ना हो जाए। तो फिर उसके बाद करना क्या है, हमें इनपुट अमाउंट, हमें इनपुट करवाना है अमाउंट को, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। और सम में हम क्या करते चले जाए, जो भी अमाउंट हमें मिल रहा है उसे हम सम में ऐड करते चले जाए और लास्ट में उसे प्रिंट करवा देंगे, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सूडो कोड टू प्रिंट द बिल डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस। एक सूडो कोड लिखो, हमें बिल को प्रिंट करवाना है उसके प्राइस के अकॉर्डिंग एंड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। आल्सो प्रिंट बिल जीएसटी का भी बिल प्रिंट करवाना है, विच इज़ द बिल आफ्टर एडिंग 5% ऑफ टैक्स इन टोटल बिल। जो आपका बिल है उसे भी प्रिंट करवाना है, साथ में उसमें जीएसटी भी प्रिंट करवाना है आपको, वो टोटल करके, ठीक है। तो सबसे पहले अमाउंट को करवाओगे, उसमें आपको क्या बोला है, जीएसटी 5% है, तो 5% आप कैसे लिख सकते हो, किसी भी नंबर का, मान लो x का 5% है तो इसी तरीके से निकालोगे। तो ये क्या हो गया आपका, जब इसे आप डिवाइड करोगे तो 0.05, तो अमाउंट है जो भी हमारा उसका 0.05, ये हमारा क्या हो गया है, जीएसटी। देन टोटल हमारा जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, टोटल हमारा जो अमाउंट है और जो जीएसटी है उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारे पास, मान लो हमने 200 रुपये खर्च किए हैं, 200 रुपये है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको जीएसटी भी प्रिंट करवाना है, आपको टोटल बिल भी प्रिंट करवाना है। लेकिन हमारे पास जो अभी बिल बना है वो तो 200 रुपये का बना है, अभी इस पर जीएसटी तो नहीं लगी है। तो 200 रुपये पे जब आप 5% लगाओगे तो ये हो गया आपका 10 रुपये जीएसटी आ गया। तो 200 प्लस 10, तो ये आपका क्या आ गया है, 210 आपका क्या आ गया, टोटल बिल आ गया। तो यही इसमें फॉर्मूला लगा है, प्रिंट कर दोगे बिल अमाउंट विद जीएसटी, टोटल को आप क्या करवा दोगे, प्रिंट करवा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ सूडो कोड दैट विल परफॉर्म द फॉलोइंग, जो कि ये फॉलोइंग जो ऑपरेशंस है इन्हें परफॉर्म करे। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, हमें 3 सब्जेक्ट के मार्क्स रीड कराने, एक तो कंप्यूटर साइंस के, मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के 100 में से, एंड एग्रीगेट कैलकुलेट करना है उनका और उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एंटर करवा देंगे, उन्हें रीड करवा देंगे, प्रिंट करवाएंगे। रीड द मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, सबसे पहले तो यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स को रीड करवाओ, प्रिंट करवाएंगे। एंटर द मार्क्स फॉर सीएस आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे एंटर हो जाएंगे वो, मान लो उन्होंने 50 ऐड किए, ठीक है, तो उन्हें क्या करवा दोगे, कंप्यूटर साइंस मार्क्स में रीड करवा दोगे इन्हें, रीड इनपुट।
एंटर द मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने मान लो 70 किए हैं, देन उन्हें क्या करवा दोगे, रीड इनपुट किस में करवा दोगे, मैथमेटिक्स मार्क्स के नाम के वेरिएबल में। देन एंटर द मार्क्स फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए एंटर करवाओगे, फिजिक्स के लिए मान लो उन्होंने 60 करवा दिए, देन उन्हें रीड इनपुट करवा दोगे किसमें, फिजिक्स मार्क्स में। ठीक है, ये तो हमने क्या करवा दिए हैं, रीड करवा दिए हैं। देन उसके बाद क्या बोला है कि कैलकुलेट द एग्रीगेट मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स कैसे कैलकुलेट करोगे, सभी को ऐड कर दोगे। ठीक है, एग्रीगेट मतलब टोटल, तो टोटल कैसे होंगे, कंप्यूटर साइंस मार्क्स को ऐड कर दोगे, मैथमेटिक्स मार्क्स को ऐड कर दोगे, फिजिक्स मार्क्स को ऐड कर दोगे, तो एक इसमें स्टोर करवा दो एग्रीगेट मार्क्स में। देन उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल मार्क्स जितने आपने ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, देन मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम भी टोटल मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, उसे 100 से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यही क्या हुआ, इन्होंने एग्रीगेट मार्क्स बाय टोटल मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे हमारे पास, 3 सब्जेक्ट है ना, तो 100 100 100 300 हो गए हैं। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये हमें क्या दिया हुआ है, कमेंट दिया हुआ, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, वैसे लिखना अच्छा रहता है कमेंट्स को। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स, देन टोटल मार्क्स कितने हमारे पास 300। तो कैसे आप परसेंटेज को कैलकुलेट करोगे, एग्रीगेट मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई 100। फिर उसके बाद क्या करवा दोगे, प्रिंट करवा दोगे रिजल्ट को। एग्रीगेट मार्क्स ऐसे प्रिंट करवाओगे, एग्रीगेट मार्क्स नाम का ये वेरिएबल था, इसे एग्जैक्ट का एग्जैक्ट हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। और परसेंटेज को कैसे प्रिंट करवाओगे, परसेंटेज लिख करके। ठीक है, परसेंटेज में स्टोर करवाया था हमने, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग 2 डिफरेंट नंबर्स एंटर्ड बाय द यूज़र। एक यूज़र है, उसने क्या किया है, 2 नंबर को एंटर किया है। ठीक है, उसके बाद उनमें से क्या करना है कि हमें जो इनमें से 2 नंबर्स में से जो भी बड़ा है उससे हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले नंबर्स को इनपुट करवा लेंगे हम, एक तो पहला नंबर है, देन दूसरा नंबर इनपुट करवा लिया है। उसके बाद जो अगर नंबर 1 बड़ा है, देखो मान लो आपके पास 2 नंबर है, 5 नंबर है, एक आपके पास 10 नंबर है। ठीक है, तो आप क्या इनमें से कैसे देखोगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा बड़ा नहीं है, तो सबसे पहले इन्हें कंपेयर करोगे ना। पहले हम इसे क्या मान लेते हैं, नंबर 1, इसे क्या मान लेते हैं, नंबर 2। नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, तो हम किसको प्रिंट करवा देंगे, नंबर 1 को। अगर ये बड़ा नहीं है तो ऑब्वियस है फिर तो यही बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर ये बड़ा नहीं है तो ये होगा। या फिर क्या कंडीशन हो सकती है हमारे पास, ये भी कंडीशन हो सकती है कि दोनों ही नंबर हमें, ये भी 5 दिया है ये भी 5 दिया है, अगर नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से तो हम नंबर 2 को प्रिंट करवा देंगे। एल्स हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि दोनों ही नंबर सेम है, तो फिर क्या प्रिंट करवाएंगे हम, 3 कंडीशन बनी ना हमारे पास कि हमारे पास क्या है, दोनों ही नंबर इक्वल हैं। ठीक है, तो प्रिंट बोथ नंबर्स आर इक्वल। नंबर 1 greater than number 2, then print number 1 is greater, number 2 greater than number 1, then print number 2 is greater, and else print both numbers are equal। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राइट एन एल्गोरिदम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग। एक एल्गोरिदम हमें लिखनी है, तो वो क्या करे, आस्क अ यूज़र टू एंटर अ नंबर, एक यूज़र को बोले कि आप एक नंबर एंटर करो। अगर यूज़र 5 से 15 के बीच में एंटर करना है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, वर्ड को ग्रीन। ठीक है, अगर यूज़र क्या करता है 15 और 25 के बीच में एंटर करता है तो हमें वर्ड ब्लू को प्रिंट करवाना है। अगर यूज़र क्या करता है 25 और 35 के बीच में नंबर को एंटर करता है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, ऑरेंज। अगर इसके अलावा यूज़र कोई और नंबर एंटर करता है तो हमें फिर क्या प्रिंट करवाना है, ऑल कलर्स आर ब्यूटीफुल। तो सिंपल है कि हमारे पास कितनी कंडीशन बनी, एक तो कंडीशन बनी 5 एंड 15 की, एक कंडीशन बनी हमारे पास 15 एंड 25 की। ठीक है, एक कंडीशन बनी 25 और 35 की। तो सबसे पहले हम अपने नंबर को ही देखते हैं। अब नंबर कुछ भी हो सकता है, जो भी यूज़र इनपुट करेगा। अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 5 हुआ और लेस देन 15 हुआ तो हमें क्या करवाना है, देन प्रिंट ग्रीन। अगर इसके अलावा एल्स इफ हमारा जो ये हमारा लूप चल रहा है, इफ़ एलिफ एल्स इफ, ये सारे आप अभी जब हमारा कंप्लीट हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। एलिफ अगर हमारा नंबर जो 15 से ग्रेटर है और लेस देन 25 है,
25 आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। देन प्रिंट ब्लू, अगर इसके अलावा हमारा नंबर ग्रेटर देन 25 है और लेस देन 35 है, देन प्रिंट ऑरेंज। और इसके अलावा कुछ भी यूज़र इनपुट करता है तो फिर हमें क्या प्रिंट करवाना है, ऑल कलर्स आर ब्यूटीफुल, और इसके बाद हमें क्या कर देना है, एंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एल्गोरिदम लिखो जो कि एक्सेप्ट करे 4 नंबर्स को और उनमें से जोन सा भी बड़ा है और जोन सा भी छोटा है सबसे, उन्हें प्रिंट करवाओ, ठीक है। सबसे पहले तो हमें 4 नंबर्स को एंटर करना होगा, इनपुट A, इनपुट B, इनपुट C, इनपुट D, 4 नंबर्स को एंटर करना है, ठीक है। मान लो आपके पास सपोज आपके पास एक नंबर है 4, एक नंबर है 5, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, ठीक है। ये सारे नंबर्स आपके पास हैं। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कैसे आप सोच के देखो कि इसे कैसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। हमें इसमें से देखना है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मेरे पास सबसे बड़ा ये, सबसे पहले ये नंबर दिख रहा मुझे, मैं तो सबसे पहले 4 को ही क्या मान लेती हूँ, ये है सबसे स्मॉल, ठीक है, सबसे स्मॉल है। अभी मैं 4 को कंपेयर करूँगी, 4 है जो मेरे पास, जो 4 नंबर है, अगर ये ग्रेटर देन है 5, ठीक है, तो मैं इसी को बड़ा रखूँ, लेकिन ये कंडीशन तो फॉल्स होगी। जैसे ही मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास 5 ग्रेटर देन है, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन 2, यस, कंडीशन ट्रू। देन 5 ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू। तो सबसे जो लार्जेस्ट हो गया हमारे पास कौन सा नंबर हो गया है, 5। अब मैं क्या करूँगी, 4 को ही सबसे मान लूँगी, जो सॉरी इसमें हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट मानेंगे इसे, ठीक है। अब मैं 4 को ही सबसे स्मॉलेस्ट मान लूँगी, ठीक है। तो 4 है जो, क्या मेरा 4 है जो वो लेस देन 5 है, एक एक से कंपेयर करूँगी ना सभी से, यस, कंडीशन ट्रू। देन क्या मेरा 4 है लेस देन 2 है, नहीं, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। इसका मतलब क्या है, मेरे पास 2 स्मॉल होगा। देन 2 लेस देन 3, कंडीशन यहाँ पे चेंज होगी ना, तो बिल्कुल 2 हमारा क्या है, ट्रू है। तो सबसे हम जो स्मॉल नंबर आ गया हमारे पास वो कौन सा आ गया है, 2। बस इसी तरीके से हमारे एल्गोरिदम डिज़ाइन है। तो सबसे पहले हमने लार्जेस्ट किसको मान लिया, ए को, ठीक है। इफ़ बी ग्रेटर देन लार्जेस्ट, बी क्या है, अगर लार्जेस्ट से बड़ा है तो लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर सी बड़ा है तो सी बड़ा हो जाएगा। अगर डी लार्जेस्ट है तो हमारे पास लार्जेस्ट कौन सा नंबर हो जाएगा, डी हो जाएगा। देन उसके बाद हम सेट स्मॉलेस्ट किसको कर लेंगे कंसिडर, ए को ही स्मॉलेस्ट कंसिडर कर लेंगे। अगर बी हमारा स्मॉलेस्ट से भी लेस है तो हम बी को स्मॉलेस्ट बना देंगे। अगर सी स्मॉलेस्ट से लेस है तो इसको सी को स्मॉलेस्ट बना देंगे। अगर डी हमारा स्मॉलेस्ट से लेस है तो हम स्मॉलेस्ट किसको बना देंगे, डी को बना देंगे। और फिर प्रिंट कर देंगे हम जो भी हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आएगा उसे और स्मॉलेस्ट नंबर आएगा उसे, ठीक है। आई होप अगर आपने ये अच्छे से ध्यान से देखा होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को बैक करो, आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कंडीशनल्स, वाई आर दे रिक्वायर्ड इन अ प्रोग्राम, क्यों उनकी प्रोग्राम में ज़रूरत होती है। जो कंडीशनल्स होते हैं ना वो डिसीजन के लिए बहुत ज़रूरत है, डिसीजन मेकिंग के लिए, कि भाई अभी कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी कंडीशनल्स का यूज़ किया जाता है। दैट अलाउज द कंप्यूटर टू चूज डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, किसी सर्टेन कंडीशन पे जो कि अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दे चेक वेदर अ गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स, वो चेक करते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो ट्रू है फॉल्स है। ट्रू है तो वो इस तरफ जाएगा, जो भी कंडीशन उन्हें दी होगी। फॉल्स है तो जिस डायरेक्शन में उसे घुमाया है वो उसी तरफ जाएगा। एंड देन एग्जीक्यूट द कोरस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड। उसके बाद है एग्जाम्पल्स कौन कौन से, इफ़ एल इफ़, ठीक है, इफ़ एल इफ़ एल्स, स्विच है जो वो पाइथन में नहीं, आप इसे इग्नोर कर भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वाई आर दे रिक्वायर्ड इन अ प्रोग्राम, क्यों उनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो उनकी ज़रूरत क्यों है, हमें डिसीजन मेकिंग के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। सपोज आपको मान लो एक कहा जाए कि जो 18 ईयर्स से बड़े हैं वो वोट कर सकते हैं, लेकिन जो 18 ईयर से लेस हैं वो वोट नहीं कर सकते। तो आपके पास कंडीशन आ गई ना कि अगर 18 से ग्रेटर है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू, देन एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर लेस है तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ये डिसीजन के लिए भी ज़रूरी होते हैं। परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस, अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपका पूरा प्रोग्राम है आगे आएगा, तो आपको वहाँ अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कि हाँ भाई अगर किसी बच्चे की 90 मार्क्स से ज़्यादा है तो उसे ग्रेड ए देनी है, 80 मार्क्स से ज़्यादा है तो उसे ग्रेड बी देनी है, इस सब के लिए। उसके बाद है कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम,
जो प्रोग्राम का कंट्रोल है उसे फ्लो करने के लिए कि हाँ भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो किस कंडीशंस पे किस तरीके से कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि अगर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो किसी भी अकाउंट में, अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड ठीक है तो आपको क्या कर देगा, वो लॉगिन आपका सक्सेसफुल दिखा देगा। क्योंकि जैसे ही आपने मान लो अपना पासवर्ड डाला, ठीक है, जो आपने पासवर्ड सेट किया था एक, तो वो पासवर्ड आपके पास, अब एक आप पासवर्ड एंटर कर रहे हो तो जो आपके पास पासवर्ड सेट है वो पासवर्ड, देन आप जो आज पासवर्ड एंटर कर रहे हो, ठीक है, वो पासवर्ड, तो दोनों आपके मैच होने चाहिए, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो आप लॉगिन कर पाओगे। अगर आपने कोई दूसरा पासवर्ड एंटर कर दिया तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स हो जाएगी तो फिर आप उसको लॉगिन नहीं कर सकते। इस तरीके से कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम का फ्लो भी हमारा क्या होता है, ये कंडीशनल्स हमारे ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम टू डिस्प्ले द टोटल वाटर बिल चार्जेस ऑफ द मंथ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एक वाटर बिल है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है कि फर्स्ट 100 यूनिट्स के लिए आपको 5 रुपीज़ पर यूनिट लगेगा, नेक्स्ट 150 के लिए आपका 10 रुपीज़ पर यूनिट, और 250 के लिए आपका 20 रुपीज़ पर यूनिट लगेगा, ठीक है। आल्सो एड मीटर चार्जेस ऑफ 75 पर मंथ, और 75 पर मंथ जो है वो मीटर चार्जेस भी लगेगा, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या है, सिंपल है कि सबसे पहले आपका बिल कितना है, 0 बिल है। जैसे ही आप 0 से 100 तक जाओगे तो आपका बिल क्या बन जाएगा, जो बिल है वो क्या हो जाएगा, जितनी भी आपकी यूनिट है वो 100 से 0 से 100 के बीच में यूनिट इंटू 5 रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी यूनिट्स हैं जो वो नेक्स्ट 150 मतलब 100 से आगे 150 मतलब 100 से आगे 150 मतलब कि अगर आपकी यूनिट हैं जो वो लेस देन 250 हैं और इक्वल्स टू 250 हैं, तो आपकी जो फर्स्ट 100 यूनिट्स है उनके लिए तो आपका कितना लग रहा है, 5। देन उसके बाद इसमें प्लस हो जाएगा जो बाकी की यूनिट्स बची हैं, जो आपकी टोटल यूनिट्स हैं, और उनमें से आप 100 को माइनस कर दोगे। सपोज आपने एक महीने में निकाली हैं 236 यूनिट, तो आपके लिए फर्स्ट 100 यूनिट्स का मतलब कि जो फर्स्ट 100 यूनिट्स हैं उनके लिए तो आपका ये वाला बिल बनेगा। लेकिन उससे आगे जो आपने कितनी यूनिट्स खर्च करी हैं, तो 236 माइनस 100, तो कितनी बची हैं आपकी 136 इंटू आपका फिर कितना लगेगा 10, ठीक है। आगे 10 के हिसाब से है ना, तो फिर आपका ये लग जाएगा। देन आपका ये कितना हो जाएगा 500 प्लस 1360, इस तरीके से आपका क्या बनेगा, बिल बनेगा। देन उसके आगे अगर आपकी 250 से ज़्यादा है तो आपका 20 रुपीज़ पर यूनिट लग जाएगा। तो ऐसे ही 100 इंटू 5 प्लस 150 इंटू 10, और उसके बाद फिर आपने जितनी भी यूनिट्स खर्च करी हैं उसमें से आप 250 को, क्योंकि ये 100 यहाँ पे आपने लगा दी, 150 यहाँ पे, तो 250 को माइनस कर दोगे और उसे क्या कर दोगे 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद फिर इन्हें बिल में जो टोटल बिल आपका बना है उस बिल में आप 75 को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इनमें से एक ही कंडीशन ट्रू होगी ना, अगर आपका बिल 100 से नीचे है तो आपको ये कंडीशन लगानी है, अगर आपका बिल 250 से नीचे है, ठीक है, लेकिन 100 से ऊपर है तो फिर आपकी ये कंडीशन लगेगी। अगर आपका बिल 250 से अबव है, ठीक है, और 250 से अबव है और 250 से अबव है तो फिर आपकी ये कंडीशन लगेगी, ठीक है। और इसमें साथ में आपके 75 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। उसके बाद प्रिंट क्या करवा दोगे, टोटल बिल को, और क्या हो जाएगा, हमारा एंड हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द पेयर। ये मैच द पेयर है, तो ये आपकी बुक में आप लोगों को 13 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। तो जो हमारा ओवल है वो किस लिए यूज़ होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। जो पैरेललोग्राम है वो किसके लिए हमारा यूज़ होता है, डाटा के लिए, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के लिए। उसके बाद है जो हमारा रेक्टेंगल है वो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है, और जो हमारा डायमंड है वो किसके लिए यूज़ होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ सूडो कोड टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल अगर आपको किसी भी नंबर का निकालना है तो उसके लिए सूडो कोड लिखो। फैक्टोरियल सबसे पहले सीखते हैं कैसे निकालते हैं। मान लो आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अगर आपको मान लो कोई कहे कि 8 का फैक्टोरियल निकालो तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके आपका क्या निकल जाएगा, फैक्टोरियल निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, एक सूडो कोड लिखना है। सबसे पहले हम बिगिन करेंगे, सबसे पहले हमें जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसे लिखेंगे। तो उसके बाद हम फैक्टोरियल को सबसे पहले हम एक फैक्टोरियल नाम से वेरिएबल बना लेंगे, उसमें क्या करवा देंगे, 1 स्टोर करवा देंगे। अगर आप 0 फैक्टोरियल में स्टोर करवाओगे ना तो वो गलत हो जाएगा। देखते हैं आगे क्यों गलत होगा, वो आपको समझ में आएगा आगे। तो हमें लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है, 1 से लेकर के n तक। जहाँ मान लो आपने 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो लूप को कहाँ से कहाँ तक चलाओगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप 5 तक अपना लूप चलाओगे और क्या करोगे, जो भी हमारा फैक्ट है ना, जो भी हमने फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया है, फैक्ट में कितना स्टोर करवाया है 1, उसमें क्या करते चले जाओगे, आई को मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट स्टार। अब हमारे पास आई में हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, 1, तो 1। ठीक है, तो फैक्ट हमारे पास क्या है, 1 1 इंटू 1, तो फैक्ट में हमारे पास क्या आ गया, 1। अभी देखो अगर आप फैक्ट में 0 स्टोर करते तो 0 इंटू 1 ये क्या हो जाता, हमारे पास फैक्ट 0 हो जाता, तो 0 0 चलता रहता, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता, तो लास्ट में हमारा फैक्टोरियल क्या हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। इसलिए हमने 0 को वहाँ पे नहीं रखा है। तो जब भी हम सम की बात करेंगे तो हम वहाँ पे क्या लेंगे, 0, क्योंकि सम में अगर आप 0 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम फैक्टोरियल या मल्टीप्लीकेशन की बात जहाँ पे आएगी वहाँ हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर को आप 1 से करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी, तो 1 to n नहीं, 1 to n + 1 आप चलाओगे अपने लूप को, क्योंकि लूप है जो वो अपर बाउंड तक नहीं चलता है, उससे एक कम चलता है। तो जैसे ही आप n+1 करोगे, क्योंकि हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आएगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद फैक्ट में 1 आ चुका है। अब फैक्ट इज इक्वल्स टू हमने क्या किया, फिर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा अपने लूप पे जाएंगे। तो फैक्ट में हमारे पास आई में हमारे पास क्या आ चुका है, 2, और फैक्ट में क्या है, 1 इंटू 2। देन हमारे पास फैक्ट की वैल्यू अपडेट क्या हो गई है, 2। ठीक है, देन उसके बाद 2 के लिए चल चुके हैं, 3 के लिए चलेंगे। तो फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट में हमारे पास क्या है अभी 2, देन मल्टीप्लाई, और उसके किसके लिए चलेंगे, 3 के लिए, तो 3 2 ज़ा 6। ठीक है, फैक्ट में क्या आ गया हमारे पास अभी 6। देन अब आई के पास 3 के लिए चल चुके हैं, अब आई 4 के लिए चलेंगे, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा। तो फैक्ट में कितनी वैल्यू स्टोर हो गई हमारे पास, 24। ठीक है, फैक्ट इज इक्वल्स टू, और अब आई 5 के लिए चलेंगे, तो उसमें क्या है, फैक्ट हमारे पास क्या है, 24 स्टार आई में कितना है हमारे पास 5। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ठीक है, तो चाहे आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम ही आएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा अ फ्लो चार्ट वेदर अ गिवन नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, की जो आपको नंबर दिया गया है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इज एन इंटीजर सच दैट द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। क्या कह रहा है ये, जैसे कि आपको 371 नंबर दिया हुआ है, जो इसमें कितनी डिजिट्स हैं टोटल, 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो 3 की पावर 3, 7 की पावर 3, जो भी जैसे आपकी 3 लेंथ है ना इसकी, तो अलग अलग नंबर को लो, 3 की पावर 3। ठीक है, देन इसको प्लस कर दो 7 की पावर 3, मतलब कि लेंथ को पावर में लेकर के जाना है, प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को निकालते हैं। अब अगर बाई चांस यहाँ पे ऐसे होता कि 1 2 3 4 ये नंबर दिया होता, ठीक है, 1 2 3 4 में क्या करते, इसकी लेंथ कितनी है टोटल 4, तो फिर कैसे करते हैं, 1 स्टार 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 4 प्लस 2 स्टार 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 4, इस तरीके से हम करते 3 स्टार 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 4 प्लस 4 पावर 4। देन इनको ऐड करते हैं जब हम, तो वो नंबर इक्वल्स टू हमारा आना चाहिए 1 2 3 4 के। देन ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज ये नहीं है। ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग का जो मेथड है फाइंड करने का वो होता है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, ये जो 371 है ना, ये तो हमें कंबाइंड दिया हुआ है, पूरा का पूरा एक ही दिया हुआ है। इसमें से हम 3 को अलग कैसे करें, 7 को कैसे अलग करें, 1 को कैसे अलग करें, क्योंकि ये तो इंटीजर की फॉर्म में है। ये 371 थोड़ी है, ये तो
371 है, ठीक है। तो इसमें से हम अलग करने के लिए किस मेथड का यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम 371 का जो है, इसे जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 10 में से। देखो 10 3 ज़ा 30, देन 7 1 7 1 0, तो हमारे पास 1 क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। तो जो ये हमारे पास रिमाइंडर है ना, इसे हम किसी न किसी वेरिएबल में क्या करते चलेंगे? स्टोर करते चलेंगे। कोई भी हम वेरिएबल ले लेंगे, तो ये जैसे हम इसको वेरिएबल को, जैसे मान लो आर नाम से एक वेरिएबल ले लिया हमने, तो इसको 371 स्टार स्टार देन 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम आर में स्टोर करते चले गए हैं हर बार वेरिएबल को। देन अब हमें ये भी अलग चाहिए। अब हमें नेक्स्ट डिजिट के लिए अब हमें ये चाहिए है 37 चाहिए है। तो 37 हमारा अलग कैसे हुआ? जब हम 371 को फ्लोर डिवीज़न करेंगे 10 से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 37। इसमें से जो लास्ट डिजिट है वो ऑटोमेटिकली हमारी निकलती चली जाएगी। ये फ्लोर डिवीज़न है, ये आप लोग को आगे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं भी आपको बता देती हूँ। जैसे मान लो आप किसी भी नंबर को फ्लोर डिवीज़न करते हो ना उसका, तो जो भी आपका रिमाइंडर होता है ना, या फिर जो भी पॉइंट्स में होता है, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो हमारे पास वैल्यू रो वैल्यू बचती है उसी को हम लेते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं और रिमाइंडर को भी इग्नोर करते हैं। जैसे मान लो आपको 5 का फ्लोर वैल्यू निकालना है 2 से डिवाइड करके, देन इसका आपका क्या आएगा? 5 2 2 2 ज़ा 4 1, तो क्या आएगा इसका? 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें अलग करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ, ठीक है। अभी आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से रिमाइंडर को अलग करना है, किस तरीके से डिजिट्स को अलग करना है। अभी हमें इस सभी को, जब ये हम स्टोर करवाएंगे, तो इन सभी को स्टोर करवाने के लिए भी हमें वेरिएबल चाहिए होगा। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, देन क्या करेंगे हम? जो भी हमें हमारी वैल्यू होगी एंटर करने की, जो भी हम, जैसे अभी 371 है, इसको हम n वेरिएबल ले लेते हैं। ये तो एग्जांपल दिया हुआ है, हमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट, हम यूज़र से पूछते हैं कि आप एंटर करो जो भी आपको वैल्यू एंटर करनी है, ठीक है। देन उसके बाद इस n को हम क्या करवा देंगे? रीड करवा देंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे? उसके बाद एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें भी 0 स्टोर करवा देते हैं। एक m है जो हमारा नया वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम क्या करेंगे? इस n को स्टोर करवा देंगे, क्योंकि जो ये n है ना, रो वैल्यू है n की, इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी कंपैरिजन के लिए, ठीक है। आपको आगे समझ में आएगा हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हम n को ही चेंज करते चले जाएंगे ना, तो n हमारा चेंज होता चला जाएगा, लेकिन हमें जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है ना, वो चाहिए होगी लास्ट में। जब हम इस तरीके से सोल्व करेंगे ना, तो जब ये हमारी ये वैल्यू आ गई है, तो इसको हमें ओरिजिनल वैल्यू से कंपैरिजन के लिए ये चाहिए होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे कंपेयर करेंगे। देन इफ़ जो हमारा ये n है, अगर वो n है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हमें अपनी कंडीशन पे चलना है, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 0, देखो अगर फॉल्स हो जाता है, अगर हमारा n है वो 0 से बड़ा ही नहीं है, छोटा है, ठीक है, तो अलग कंडीशन बनेगी। कंडीशन क्या बनेगी? देन इफ़ m है जो हमारा इज इक्वल्स टू सम आ जाएगा, ठीक है। सम आ जाएगा तो हमारा क्या होगा? इफ़ m इज इक्वल्स टू सम आ जाएगा तो वो होगा, अगर ये ट्रू होगा ये, तो हमारा क्या होगा? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। और नहीं तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। इसमें मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से ये है। देखो जैसे मान लो आपका जो ये n है, n की वैल्यू मान लो आपको 0 ही दी गई है, ठीक है। n की वैल्यू 0 दे दी, देन जो n की वैल्यू है, क्या वो ग्रेटर देन 0 है? नहीं, ये तो कंडीशन क्या होगी हमारी? फॉल्स होगी।
क्योंकि हमारी n की वैल्यू तो 0 है ना, तो 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो क्या जो हमारा, और n को हमने किस में स्टोर करवा दिया है, m में, तो m में भी हमारा क्या हो गया स्टोर, 0। तो m इज इक्वल्स टू सम में हमारे पास क्या है, 0 है, तो 0 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या होगी, ट्रू, देन हमारा क्या हो गया नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। फॉल्स होगा तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। हो सकता है ये नेगेटिव में भी हो, n की वैल्यू मान लो -1 हो, तो -1 की वैल्यू है, तो क्या जो -1 है ग्रेटर देन 0 है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स हो जाएगा। तो -1, तो सम में हमारे पास क्या स्टोर है, सम इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो -1, यहाँ पे -1 आ गया, -1 इज इक्वल्स टू 0, नो, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। देन यहाँ से हम किस में चले जाएंगे, देन हमारा जो ये है स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी स्टॉप पे चला जाएगा। देन उसके बाद अब हमारी कंडीशन बनती है कि अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो हमारा क्या सिनेरियो होगा। तो 0 से बड़े के केस में हम करेंगे आगे से, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देती हूँ, आप लोगों को समझने में ईजी रहेगा, स्क्रीन छोटी पड़ रही है, नहीं तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व करती हूँ, आप लोग को मैनेज करना है इस चीज़ को थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा है, तो हम क्या ले लेंगे, एक r नाम से वेरिएबल ले लेंगे, r नाम से वेरिएबल लेंगे, उसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये n है ना, जो हमारा n है n को हम डिवाइड करते चलेंगे 10 से, तो हमारे पास इसमें r में रिमाइंडर स्टोर होता चला जाएगा, और n में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को हर बार अपडेट कर देंगे, ठीक है। और एक सम नाम से जो हमारा वेरिएबल है, सम में भी हर बार अपनी वैल्यू को क्या कर देंगे, सम प्लस क्या करेंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर है इसकी पावर में हम क्या करेंगे, इसकी पावर में स्टार लेंथ ऑफ जो भी हमारा ये m दिया हुआ है, ठीक है, m है जो, ठीक है, m की लेंथ है, m की लेंथ जैसे हमारे पास m में क्या स्टोर है 371, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 371, और लेंथ में यहाँ पे इंटीजर है, इसको पहले स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको str स्ट्रिंग बनाओगे, देन यहाँ पे m लिख दोगे, लेंथ को पहले स्ट्रिंग, जो ये m है इसको इंटीजर की फॉर्म में नहीं, इसको स्ट्रिंग बनाओगे, स्ट्रिंग बना करके देन इसकी लेंथ को काउंट करोगे, और जो लेंथ जैसे इसकी 3 है ना लेंथ, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो r की पावर 3 हो जाएगा। अब मैं इसको बताती हूँ आप कैसे करोगे, देन ये हमारे पास आ गया। आप भी कहोगे कि मैम पूरा एकदम मिक्स हो गया है ये, तो सॉरी, थोड़ा सा मैनेज करना, मैं इसको साफ करती हूँ थोड़ा सा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में लिख करके आपको बताती हूँ, तो आप इस स्टेप को यहाँ पे ही लिखना, ठीक है। तो यहाँ से इस स्टेप को मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे r इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 3, n इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10, फ्लोर डिवीज़न, एंड सम में वैल्यू अपडेट कर दोगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस r स्टार लेंथ को किस में कन्वर्ट कर दोगे, स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के अंदर जो भी हमारा m दिया हुआ है, ठीक है। ये स्टेप प्रोसेसिंग की स्टेप में आएगी, ठीक है। और ये लूप हमारा चलता रहेगा, बार बार ये लूप चलता रहेगा, यहाँ से आएगा ये, देन ये लूप हमारा यहाँ पे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास 371 था, ठीक है, 371 किस में स्टोर था, n में स्टोर था, n को हमने किसके इक्वल रखा, m के इक्वल, तो m में भी हमारा क्या आ गया है, 371 आ गया है। अब हमने क्या किया है, जो हमारे पास n है ना, n में 371 है,
371 को डिवाइड किया 10 से, 10 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आर में हमारे पास आ गया डिवाइड करने के बाद 1, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एन की वैल्यू को अपडेट कर दिया और एन में हमारे पास क्या आ गया 37, ठीक है। तो अब सम में हमारे पास क्या था, सम में क्या था हमारे पास, सम में स्टोर था हमारे पास 0, तो 0 प्लस आर हमारे पास क्या आ गया 1, देन स्टार स्टार लेंथ ऑफ एच टी आर ऑफ एम, एम में हमारे पास क्या है 371, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, पहले तो हमने इसे, ये इंटीजर की फॉर्म में है, इंटीजर की फॉर्म में तो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया 1 2 3, तो इसकी लेंथ कितनी होगी है 3, तो 1 की पावर 3 कितना हो गया हमारे पास, सम में अब वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1, सम में वैल्यू अपडेट हो गई हमारे पास 1। देन फिर से हम लूप के पास गए, तो अब हमने देखा कि हाँ ठीक है, अब हमारे पास n की वैल्यू अपडेट होकर के क्या आ गया 37, ठीक है, 37 आ गई है। तो 37 क्या ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है 37 ग्रेटर देन 0, तो 37 को फिर से हम क्या करेंगे, 37 को, अब n में 37 है तो r की वैल्यू 37 डिवाइड बाय 10, तो अब हमारे पास r में क्या आ जाएगा 7, तो 7 आ गया, और अब n में क्या आ जाएगा 37 फ्लोर डिवीजन 10, तो n में क्या आ गया हमारे पास अब सिर्फ 3, ठीक है, पहले 37 था ना, अब n में आ गया 3, और सम में क्या आ गया, सम में अब हमारे पास पहले से क्या है, सम में पहले से है 1 प्लस r में अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 7 स्टार 3, तो क्या हो गया 1 प्लस 7 की पावर 3 कितना होता है 49, 7 343, तो 343, तो सम में अब वैल्यू होके अपडेट क्या होगी हमारे पास 344, ठीक है, 344 हो गया है सम में। अब हमारे पास आर में क्या, एन में क्या बचा है 3, क्या दोबारा से लूप के पास गए, क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है 3 ग्रेटर देन 0, देन आर में क्या आ गया 3 डिवाइड बाय 10, तो आर में क्या आ गया हमारे पास 3 ही आ गया, तो अब आर की वैल्यू अपडेट होकर के 3 हो गई, और एन में क्या आएगा 3 फ्लोर डिवीजन 10, तो एन में हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है, 0 आ गई, तो उसके बाद 0 आने के बाद अब सम को अपडेट करेंगे, सम में हमारे पास 344 ऑलरेडी है, और आर में हमारे पास क्या आ गया है 3, तो 3 स्टार 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, इसमें प्लस 27 और हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 और 4 1, देन उसके बाद 4 6 7 एंड देन 3, देखो आ गया ना 371 हमारे पास लास्ट में एग्जैक्ट। अब हम दोबारा लूप के पास गए, क्या n है जो, n की वैल्यू तो 0 हो गई, क्या n ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो अब हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स कंडीशन होगी। अब हमारे पास इसका रोल है जो, वो हमारे पास आता है नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए मैंने समझा दिया है। अब हम इसी में कंटिन्यू चलते हैं। अब हमारे पास 371 तो आ गया, अब हमें ये भी तो चेक करना है कि क्या ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल है या नहीं। अब ओरिजिनल नंबर को अब हमें ओरिजिनल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। देखो अगर हम n को अपडेट करते रहते तो अब हम ओरिजिनल नंबर यहाँ पे कहाँ से लेके आते हैं, वो तो हमने पहले m में स्टोर करवा दी ना ओरिजिनल वैल्यू। तो अब हमारे पास सम क्या आ चुका है 371, और m में हमारे पास क्या था, ऑलरेडी हमने 371 को स्टोर किया था। तो क्या m है जो 3 सम के इक्वल है, बिल्कुल सम के इक्वल है, तो हमारा ट्रू कंडीशन में अब ये हमारा क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर हमारे पास ये इसके इक्वल नहीं होता, हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती, और ये हमारा नंबर क्या हो जाता है, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, और देन हमारा लूप क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा वीडियो को देखो और इस डायग्राम को अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर बनाओ, और ये बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगा। और इस मेथड को ध्यान से समझो, ठीक है, क्योंकि ये मेथड बहुत आपके क्वेश्चंस में काम आएगा आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग इज एन एल्गोरिदम टू क्लासीफाई नंबर्स एज सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और बिग। ये एक एल्गोरिदम दी हुई है, ठीक है आपको। तो इसमें क्लासीफाई करिए ये कि सिंगल डिजिट को, डबल डिजिट को और बिग को।
उसके बाद कुछ ये क्लासीफाई नंबर, एल्गो, इनपुट नंबर, इफ नंबर लेस देन 9, सिंगल डिजिट, इफ लेस देन 99, डबल डिजिट, दिस, ठीक है। वेरीफाई 4, 5, 9, 47, 99, 100, 200 एंड करेक्ट द एल्गोरिदम इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। हमें इन नंबर्स के लिए चेक करना है, क्या 5 को वेरीफाई कर रही है, 5 लेस देन 9 बिल्कुल सिंगल डिजिट, ठीक है। 9 को वेरीफाई कर रही है, 9 लेस देन 9 सिंगल डिजिट, लेस देन की बात हो रही है, 9 तो इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे ये एल्गोरिदम हमारी फेल हो रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होना चाहिए, है ना। देन 47 के लिए ट्राई करते हैं, 47 लेस देन 99 बिल्कुल 47 के लिए करेक्ट है। देन 99, क्या 99 लेस देन 99 है, नहीं, इज इक्वल्स टू होना चाहिए, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 99, लेस देन इज इक्वल्स टू। 100 के लिए हमारी एल्गोरिदम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देन 200 के लिए भी हमारे ठीक है, क्योंकि एल्स कंडीशन में जा रही है वो चीज़, और इनको हमें इंडेंटेशन भी दे दे तो हम ठीक रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने जो एल्गोरिदम है ये इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फॉर सम कैलकुलेशंस वी वांट एन एल्गोरिदम दैट एक्सेप्ट्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 100। एक हमें एल्गोरिदम डिज़ाइन करनी है जो कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को एक्सेप्ट करे 100 तक, ठीक है। तो ये हमें एल्गोरिदम दी हुई है एक, जो कि 1 to 100 नंबर्स को एक्सेप्ट कर रही है। इनपुट नंबर, इफ़ नंबर है जो हमारा वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, और नंबर हमारा क्या हो, लेस देन इज इक्वल्स टू 100 हो, तो हमें एक्सेप्ट करवाना है, एल्स हमें क्या करवाना है, रिजेक्ट करवाना है पॉजिटिव नंबर्स अप टू 100। ऑन वट वैल्यूज विल दिस एल्गोरिदम फेल, तो ये वैल्यू जो एल्गोरिदम हमारी किन वैल्यूज पे फेल हो रही है। तो वैसे तो मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, मुझे तो ये ठीक ही लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स में 0 तो नहीं आता है, 0 तो 0 ही है, 1 से हमारे पॉजिटिव नंबर्स शुरू होते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है हमारी एल्गोरिदम। और इसमें जब हम 0, इसमें फ्लोट वैल्यू भी एक्सेप्ट ही होंगी जब वो नंबर 0 से बड़ा है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो छोटा है बड़ा है, कुछ भी हो, ठीक है। किसी वैल्यू के लिए मुझे तो फेल नहीं दिख रही है, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमें इसे इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो सिर्फ क्या कर सकते हैं कि हम इसे इंडेंटेशन इसमें दे सकते हैं, इफ एक्सेप्ट, एल्स, रिजेक्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर 0 लेस देन इज इक्वल्स टू हम कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि वो 0 को भी एक्सेप्ट कर सके, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और नॉन इंटीजर्स वैल्यूज़ को तो वो एक्सेप्ट करेगी। जब वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन में खुद ही, जब उन्होंने एल्गोरिदम में खुद ही दे रखा है कि जो नंबर है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ऐसे कैसे, जो नंबर है हमारा वो क्या हो, हमारा ग्रेटर देन 0 हो, और हमारा नंबर है जो वो लेस देन और इज इक्वल्स टू 100 हो, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ठीक ही है ये, ठीक है, दोनों ही हमारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे जो MCQs, जो NCERT के क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ एक मैंने MCQs हैं वो आप लोगों के लिए ऐड किए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स आउटलाइंड इन द टेक्स्ट, व्हाट इज द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप आफ्टर एन एल्गोरिदम हैज़ बीन डेवलप्ड एंड फाइनलाइज्ड। क्या कह रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो, उसमें जब आप एल्गोरिदम डिज़ाइन कर देते हो उसके जस्ट बाद आपका क्या स्टेप होना चाहिए। टेस्टिंग द प्रोग्राम फॉर सिंथेटिकल एंड लॉजिकल एरर्स, एल्गोरिदम लेके आपने कोई प्रोग्राम थोड़ी लिखा है, ये तो नहीं हो सकता। डिकम्पोजिंग द प्रॉब्लम, डिकम्पोजिशन की तो बात ही नहीं हो रही। कन्वर्टिंग द एल्गोरिदम इनटू अ फॉर्मेट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, एल्गोरिदम लिखने के बाद हमें उसमें क्या करना होता है, हमें उसको कोड करना होता है, क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेप्स है ना। सबसे पहले हमें एनालाइज करना होता है प्रॉब्लम को, एनालाइज द प्रॉब्लम, देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, एल्गोरिदम लिखते हैं हम प्रॉब्लम के लिए कि हमें प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। देन हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। कोडिंग हम किस लिए करते हैं, ताकि कंप्यूटर है जो उसे अंडरस्टैंड कर सके। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, डीबगिंग करते हैं। तो एल्गोरिदम के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, कन्वर्टिंग द, जो हमारी एल्गोरिदम हमने लिखी है उसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि उसे कंप्यूटर क्या कर सके, समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
A good algorithm ensures that it will not run indefinitely and will always conclude. कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गोरिदम की कि वो उसे इनफाइनाइट लूप में ना लेकर के जाए, ताकि जो वो जो भी हमारा लूप है वो इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे रन ही ना करता रहे, तो वो रुके ही ना। तो वो हमारी कौन सी स्टेप होनी चाहिए, फाइनाइटनेस। हमारी जो एल्गोरिदम या प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उसमें फाइनाइटनेस होनी चाहिए। किसी न किसी कंडीशन पे जाके वो हमारा प्रोग्राम है जो या एल्गोरिदम है वो फॉल्स होगा, देन हम लूप से बाहर आएंगे। तो वो हमारा क्या है कि हम लास्ट अपने स्टेप तक पहुंच गए। अगर हमारी कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी तो हम इनफाइनाइट लूप में एंटर कर जाएंगे, जिससे कि हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद है इन अ फ्लो चार्ट विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट वेयर अ डिसीजन मस्ट बी मेड लीडिंग टू डिफरेंट पाथ्स। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि हमें डिसीजन के लिए हम जिसमें फ्लो चार्ट में हम डिसीजन मेकिंग के लिए हमारी हेल्प करता है। रेक्टेंगल किसके लिए होता है, रेक्टेंगल तो प्रोसेसिंग के लिए होता है हमारा। ठीक है, पैरेललोग्राम किसके लिए होता है, हमारा इनपुट आउटपुट के लिए। ओवल हमारा किसके लिए होता है, स्टार्ट एंड के लिए। और डायमंड हमारा किसके लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो डिसीजन मेकिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एल्गोरिदम इज डिजाइन टू चेक इफ अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। एक एल्गोरिदम लिखी है, उसमें ये देखा है हमने, चेक किया है कि क्या एक पर्सन है वो वोट के लिए एलिजिबल है। अगर वो 18 साल से बड़ा है तो या वो इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब क्या है कि वो वोट के लिए एलिजिबल है। कंपेयर टू इफ दे आर अंडर 18, अगर वो 18 से कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वट टाइप ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल इज दिस। तो जब हम इसको कंट्रोल करेंगे, जब हम इसे चलाएंगे इस अपने फ्लो को, तो वो किस टाइप का कंट्रोल होगा। रिपीटिशन तो नहीं हो रही है इसमें, क्योंकि हमें दो कंडीशन दी हैं कि हाँ भाई पर्टिकुलर है जो वो एक बंदे की एज है जो वो ग्रेटर देन 18 है, या फिर एज जो है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू भी होगा इसमें, या फिर वो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कि हम कंडीशन को देख रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन मतलब सिलेक्शन हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल वाइज भी नहीं हो रहा, सीक्वेंस तो एक सीधा सीधा हम चलते थे उसमें। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी अपने रेक्टेंगल का एरिया कन्वर्ट कर रहे थे, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो हम कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे थे, वो हमारे सीरियल वाइज चल रहे थे, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, तो वो हमारे किस में थे, सीक्वेंस में। तो डिकम्पोजिशन हमारा क्या होता है, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लाइक अ रेलवे रिजर्वेशन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। तो जो बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है वो हमारी क्या होती है, डिकम्पोजिशन। An algorithm that calculates the average of a user defined quantity of numbers continuing to accept numbers until the user enters 0 is an example of which flow of तो इसमें हमारा प्रोग्राम कब तक चलेगा, जब तक कि यूज़र 0 एंटर नहीं करते। जैसे ही 0 एंटर करेगा वैसे ही हमारा प्रोग्राम जो हमारा एल्गोरिदम है वो लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस चीज़ का सॉल्यूशन, क्या डिफाइन कर रहा है चीज़। जब आप बार बार उसी चीज़ को चला रहे हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिपीटिशन। ठीक है, बिकॉज इट रिपीटेडली आस्क्स फॉर इनपुट अनटिल अ कंडीशन इज मेट। जब तक कि एक हमारी कंडीशन मेट नहीं हो जाती, जब तक कि हम एक कंडीशन तक, एक डिजायर्ड आउटपुट तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक कि हमारा क्या है, लूप बार बार चल रहा है, तो वो क्या है, हमारा रिपीटिशन है। ठीक है, सिलेक्शन में अभी मैंने बताया है आप लोगों को क्या होता है सिलेक्शन में, कि हम दो कंडीशन होती है हमारे पास, 2-3 जितनी भी कंडीशन हो, कंडीशन के बेस पे हम अपना लूप है वो चलाते हैं। ठीक है, कंडीशन के बेस पे हम जो है चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। कोडिंग क्या है, कोडिंग तो हमारी वही प्रोग्रामिंग है, हम प्रोग्रामिंग करते हैं सीक्वेंशियल में। मैंने अभी बताया है कि सीक्वेंशियल में जो सीरियल वाइज चलते हैं। ठीक है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड ए प्रोग्राम। एल्गोरिदम और प्रोग्राम में आपकी क्या रिलेशनशिप है। तो एल्गोरिदम क्या है, हमारी स्टेप बाय स्टेप हम इसे सोल्व करते हैं, और प्रोग्राम क्या है, जो हमने एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप लिखी है उसको उसको कोड करना, उसका प्रोग्राम लिखना, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्राम। कोडिंग करना उस चीज़ की। तो अ प्रोग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम लाइक फ्लो चार्ट। नहीं,
प्रोग्राम थोड़ी होता है वो तो फ्लो चार्ट हमारा क्या होता है, फ्लो चार्ट ही होता है वो तो, ठीक है। एल्गोरिदम का पार्ट है फ्लो चार्ट। उसके बाद एन एल्गोरिदम इज क्रिएटेड बाय डीबगिंग अ प्रोग्राम टू फाइंड एरर्स, नहीं डीबग थोड़ी करते हैं हम उसमें, तो बिल्कुल ही गलत दिख रहा है। एन एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप लॉजिक, बिल्कुल जो एल्गोरिदम हमारी स्टेप बाय स्टेप लॉजिक है। एंड अ प्रोग्राम इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट लॉजिक, जो ये लॉजिक हमने एल्गोरिदम में लिखा है उसको क्या करते हैं हम, उसको प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते हैं इन आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो भाई अब ये हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, कंप्लीट स्लाइड। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बहुत अपना 100% देने का ट्राई किया है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को क्लास कैसे लगी। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।